बेक्टर फूड का स्टॉक क्यों लगातार गिर रहा है? 2-3 दिन पहले इस कंपनी ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए हैं थर्ड क्वार्टर के। एंड जिस दिन ये रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया, सेम डे अराउंड 7-7.5% का फॉल आया स्टॉक के अंदर। एंड देन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो है उसमें अगेन 6-7% का फॉल फिर से आया है स्टॉक के अंदर। सो 2 दिन के अंदर 15-16% ये स्टॉक गिर गया है। 1300 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता था कुछ टाइम पहले तक। करंटली अगर हम देखें तो 1000 रुपीज के आसपास के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो एक बहुत हैवी करेक्शन आया है स्टॉक के अंदर। लास्ट 1-1.5 साल का अगर आप इस स्टॉक का रिटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट 2x, डबल से भी ज्यादा रिटर्न इस स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। देन ऐसा क्या नेगेटिव हुआ इनके रिजल्ट में, क्या आउटलुक में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट ने इतना नेगेटिव रिएक्शन दिया है इस स्टॉक को? सो उस पर ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे। बेक्टर फूड का अगर हम बिजनेस मॉडल समझे तो बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है। बिस्किट्स एंड बेकरी, इन दो सेगमेंट में ये कंपनी डील करती है। बिस्किट में जो क्रीमिका जो ब्रांड है इनका, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। नॉर्दर्न स्टेट से ये कंपनी आती है, पंजाब के स्टेट से कंपनी स्टार्ट हुई थी। एंड पंजाब, जे-एंड-के, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, इनमें काफी अच्छी सक्सेस रहा मिली है इस कंपनी को पास्ट के ईयर्स में। जो दूसरा इनका बेकरी का सेगमेंट है, बेकरी में इंग्लिश ओवन, जो बेकरी जो ब्रेड है इनके, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है नॉर्दर्न स्टेट्स में। दिल्ली एनसीआर में भी काफी अच्छा सक्सेस मिला है इस कंपनी को। एंड बेकरी में ये कंपनी जो है, जो लीडिंग इंस्टीट्यूशनल क्यूएसआर कंपनीज जो हैं उनको उनको भी बेकरी के आइटम सप्लाई करती है। जो बेकरी के बंस होते हैं, पिज्जा का जो बेस होता है, ये सब ये सारी चीजें, प्रोडक्ट्स जो होती हैं, वो ये क्यूएसआर कंपनीज को भी सप्लाई करती है। अब एक चीज इसमें समझना इंपॉर्टेंट है, क्यूएसआर अगर आप समझे कोविड के बाद से बहुत हेल्दी रेट से ग्रो करना स्टार्ट हुआ है। बिकॉज लोगों की खाने पीने की जो हैबिट्स हैं वो काफी ज्यादा चेंज हुई है। पहले लोग रेडी वगैरह पे, स्ट्रीट फूड वगैरह पे काफी ज्यादा वहां पे फोकस करते थे। बट ये जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चेंज हुआ है, ब्रांड्स का ट्रेंड चेंज हुआ है। सो अभी लोगों का इंक्लेशन है, आज की जनरेशन का स्पेशली, जो ग्लोबल रिटेल चेन है, जैसे कि बर्गर किंग हो, मैकडी हो, केएफसी हो, डोमिनोज हो, पिज्जा हट है, इस तरीके के जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, इनकी तरफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है लोगों का, कंज्यूमर्स का। एंड इनकी ग्रोथ पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है पिछले 3-4 साल में। इनफैक्ट अगले 4-5 साल में भी एक्सपेक्टेड है कि ये जो पूरी की पूरी क्यूएसआर इंडस्ट्री है, ये 20% के आसपास के नंबर से ग्रो करेगी पूरी इंडस्ट्री। सो एंड स्टॉक में अगर हम देखें तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं क्यूएसआर की, चाहे वो देवयानी इंटरनेशनल हो, जुबिलेंट फूडवर्क हो, बर्गर किंग हो, इनमें से कोई भी कंपनी हेल्दी नंबर्स रिपोर्ट नहीं कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर से, 1-2 सालों से इनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है। सो लिस्टेड स्पेस में आपको कोई एक अच्छी हाई ग्रोथ क्यूएसआर प्लेयर तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हमें ये पता है कि 4-5 साल की जो ग्रोथ है इस इंडस्ट्री की, वो बहुत हेल्दी है। तो ऐसे में बेक्टर जो है वो एक काफी अच्छा प्लेयर हो जाता है क्यूएसआर इंडस्ट्री को प्ले करने के लिए भी। मतलब इनका एफएमसीजी बिजनेस तो ग्रो कर ही रहा है ऑब्वियसली, बट क्यूएसआर से भी क्योंकि इनका काफी अच्छा रेवेन्यू आता है बेकरी वाले सेगमेंट में, सो वहां उस चीज को प्ले करने के लिए भी एक अच्छा प्लेयर हो जाता है। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है मिसेस बेक्टर का। नॉर्थ बेस्ड कंपनी है, सेंट्रल सदर्न स्टेट्स में और वेस्टर्न रीजन में ये कंपनी अभी धीरे धीरे अपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, नई नई कैपेसिटीज लगा रही है, फैक्ट्रीज लगा रही है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऐड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंक्रीज कर रही है। सो ऑब्वियसली ग्रोथ आउटलुक, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी का। नाउ अगर हम उस टॉपिक पे वापस आए कि स्टॉक में इतना हैवी करेक्शन क्यों हुआ है, सो अगेन वही कंसेप्ट जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने एक स्टॉक को या एक बिजनेस को, एक अच्छे बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस स्टॉक को, उस बिजनेस को आप ट्रैक कितना कर रहे हो। बिकॉज जहां पे आपने ट्रैक करना उसको मिस किया, ट्रैक करना आपने छोड़ दिया, सो ऑब्वियसली इस तरीके का फॉल जो है, इससे ज्यादा फॉल आपके पोर्टफोलियो में आ सकता है, जो हमने अभी वेक्टर के साथ में देखा। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए भी हुए हैं। सो वेक्टर के साथ में मेन प्रॉब्लम क्या हुआ है, अगर आप लास्ट ईयर का इनका इनका परफॉर्मेंस देखोगे, बिजनेस परफॉर्मेंस देखोगे, तो बेक्टर ने कंसिस्टेंटली 40-45% के नंबर्स डिलीवर किए हैं, ग्रोथ नंबर्स डिलीवर किए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप लाइन ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ। मार्जिन उनके एक्सपैंड हो रहे थे। आरओई का नंबर उनका 9-10% से 13-16-17% तक एक्सपैंड हुआ। पैड ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो 70%, 100% के आसपास की पैड ग्रोथ नंबर डिलीवर कर रही थी कंपनी। सो इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स ये कंपनी डिलीवर कर रही थी। नॉर्दर्न स्टेट्स में ऑलरेडी बहुत ह्यूज सक्सेस मिली हुई थी कंपनी को। ऑन ग्राउंड ये नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऐड कर रही थी। जिन मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं वहां पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, तो ग्रोथ आउटलुक भी काफी स्ट्रांग था। करंट परफॉर्मेंस स्टॉक बहुत अच्छी थी।
एंड वीजा वीज अगर स्टॉक का आप वैल्यूएशन देखोगे लास्ट ईयर, तो ये सिर्फ 20-25 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था, तो एक काफी ल्यूक्रेटिव वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे। सो ऑब्वियसली वहां पे एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग बनती थी स्टॉक की, और वो मार्केट ने इसको रिवॉर्ड किया, जहां पे स्टॉक 500-600 के लेवल से सीधे 1300 के लेवल तक गया है सिर्फ एक साल के अंदर। यानी कि डबल से भी ज्यादा रिटर्न स्टॉक ने एक साल के अंदर डिलीवर किए हैं। तो अब क्यों ये ऐसा फॉल आया स्टॉक में? तो अगेन वही सेम चीज, जो इनकी ग्रोथ है जो 40% 35% के आसपास थी, उसमें एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन आया है। अगर आप इनके लास्ट 3-4 क्वार्टर्स के नंबर देखो, तो वो नंबर कंसिस्टेंटली 30%, 25%, 20% से 16-17% के आसपास आया है। उस पे मैनेजमेंट ने भी अपने गाइडेंस को वापस से रीइटरेट किया है कि हमारी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जो टारगेट है हमारा, वो वही मिड टू हाई टीन है। आपने जो हमारा 20-25-30% का ग्रोथ नंबर अभी देखा है रिसेंटली, वो कुछ चीजों की वजह से, कुछ फैक्टर्स हैं मार्केट में। एक तो हमारा बेस ऑब्वियसली बहुत छोटा है, कंपेयर टू ब्रिटानिया बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनी है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो बेस छोटा है। दूसरा, क्योंकि कुछ जगह पे इन्होंने एक्सपैंड किया है, अभी नई नई फैसिलिटीज ऐड किए, तो वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ, तो वो एक ग्रोथ नंबर हमें देखने को मिला कि 25-30% की ग्रोथ नंबर एक कंपनी डिलीवर कर रही थी। अदरवाइज मैनेजमेंट की गाइडेंस यही है कि लॉन्ग टर्म में जो इनका टारगेट है, वो वही मिड टू हाई टीन का नंबर, 15-16-17% की ग्रोथ नंबर से ये कंपनी टारगेट कर रही है। सो मार्केट को यहाँ पे क्लियरली समझ आ गया कि अब ये बिजनेस जो है वो 25-30% की दोबारा ग्रोथ डिलीवर नहीं कर सकती, बिकॉज नियर फ्यूचर में तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो मैनेजमेंट खुद खुद ये गाइडेंस दे रहा है कि उसका टारगेट ही मिड टू हाई टीन का है। दूसरा, करंट परफॉर्मेंस भी बिजनेस की उसी तरीके की आ रही है, कि मिड टीन नंबर आ रहे हैं, 15-16-17% की ग्रोथ नंबर से ये कंपनी अब डिलीवर कर रही है। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट समझ आता है हमें? ये कंसेप्ट समझ आता है कि मार्केट में आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं, आपको हमेशा हर क्वार्टर में उनको ट्रैक करते रहना है, एंड जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस में चेंज हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंज करना है। सपोज अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि अगर मैं एज ए इन्वेस्टर, मेरे पास 10 स्टॉक्स हैं एंड बेक्टर मेरी टॉप होल्डिंग है, मुझे पता है बेक्टर आज मुझे 30-35% की ग्रोथ डिलीवर कर रहा है और उसका आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, बट अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी मुझे 17-18-20% के आसपास का ग्रोथ ही डिलीवर कर सकती है। सो मैं एज अ रैशनल इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करूंगा कि मेरी जो टॉप होल्डिंग है वेक्टर, उसमें से अपना एलोकेशन कम करूंगा, एंड वो जो कैपिटल है वो उन बिजनेसेस में ऐड करूंगा जहां पे मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि वो बिजनेस 25-30% पे, यानी कि वेक्टर से हायर ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। सो इसे इसे कहते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन, पोर्टफोलियो चेंजेस करना, रीबैलेंसिंग करना, रीग्रेसली ट्रैक करना बिजनेस को, बिकॉज असली वेल्थ क्रिएशन इन्हीं चीजों में है, रेदर देन कि आप एक एक अज्यूम कर लें कि एक अच्छा बिजनेस मैंने बाय कर लिया, एक अच्छा स्टॉक बाय कर लिया और लॉन्ग टर्म में मेरी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। ये सारी मिथ है। प्रैक्टिकली अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है मार्केट में, तो बहुत सिंपल है। एक अच्छा बिजनेस आप समझें, बिजनेस मॉडल जो आपको समझ आता है वो आप आइडेंटिफाई करें, जिसमें ग्रोथ अच्छी हो, आउटलुक अच्छा हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस बिजनेस की परफॉर्मेंस के साथ अपने पोर्टफोलियो में उसकी चेंजेस करते जाएं। सो वही चीज हुई है, बिकॉज मार्केट में हमेशा मार्केट उन्हीं बिजनेसेस को ज्यादा रिवॉर्ड करेगा जिसमें ग्रोथ ज्यादा है। तो उस टाइम पे बेक्टर में ग्रोथ अच्छी थी, तो मार्केट ने बेक्टर को रिवॉर्ड किया। अब मार्केट को ये समझ आ रहा है कि बेक्टर की जो ग्रोथ है वो कम हो गई है, एंड वो पैसा मैं उन बिजनेसेस पे ज्यादा अच्छे से यूज कर सकता हूँ जिनकी ग्रोथ बेक्टर से ज्यादा है। इट्स जस्ट दैट। इसमें ऐसा नहीं है कि बेक्टर में एज अ बिजनेस कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। वही सेम चीज जो हमने आईडीएफसी के साथ डिस्कस करी थी कि बैंक 25% पे ग्रो कर रहा है, अब उसका टारगेट 20% पे कर दिया उन्होंने, तो आईडीएफसी का स्टॉक करेक्ट हुआ। बेक्टर के साथ भी सेम चीज हुई कि बेक्टर 25% पे ग्रो कर रहा था, अब उन्होंने टारगेट 15-17% का कर दिया है, सो बेक्टर का स्टॉक भी इस वजह से गिरा है। हमें यहाँ पे समझना यही है कि जैसे जैसे स्टॉक्स की, बिजनेस की परफॉर्मेंस चेंज हो रही है, हमें भी अपने पोर्टफोलियो में उसी अकॉर्डिंग चेंजेस करना है। अदरवाइज मार्केट तो अपना पैसा वहां पे यूज कर लेगा, बट हमारे जो रिटर्न्स हैं वो नहीं बनेंगे इन द लॉन्गर रन। सो ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रिजल्ट की अगर बात करें वेक्टर की, तो अच्छे नंबर्स है, 17% की सेल्स ग्रोथ है, मार्जिन सस्टेन है 14% के आसपास, पैट ग्रोथ 24% का आया, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज अभी भी मिल रहा है कंपनी को। और जो इनका गाइडेंस है लॉन्ग टर्म में 15-16-17% का, तो सेल्स ग्रोथ अगर इनकी 15-16-17% की रहती है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो बिजनेस है वो 18-20% के आसपास का आपको पैट ग्रोथ डिलीवर करेगा, यानी रिटर्न्स तो जो हैं एज ए इन्वेस्टर हम 18-20% के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक से, इस बिजनेस से। रीजन बीइंग क्योंकि ये एक एफएमसीजी कंपनी है,
तो एफएमसीजी कंपनीज इनिशियली बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है, फैक्ट्रीज लगाती है, फैसिलिटीज लगाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करती है, मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे, कैंपेनिंग पे इनिशियली बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होती है, एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। बट एक बार जब आप ब्रांड बिल्ड कर लेते हो, जैसे एग्जांपल के लिए ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया को अब अपना ब्रांड बनाने के लिए ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ओवर द ईयर्स उन्होंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है। ब्रिटानिया को अब बस उस ग्रोथ को थोड़ा सा, टॉप लाइन ग्रोथ तो उनकी कम हो जाएगी, बट उनको एक कॉस्ट एफिशिएंसी मिलेगी, जिससे उनका जो पैट ग्रोथ है वो आप देखोगे यूजली उनका ज़्यादा ही रहता है कंपेयर टू सेल्स ग्रोथ। जैसे अगर उनका लास्ट 10 ईयर का हम देखें, तो लास्ट 10 ईयर में ब्रिटानिया की जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% है। पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो 15-20% के आसपास है। रीजन अगेन वही सेम है कि आप ऑलरेडी आपने ये सारा एक्सपेंसेस कर दिया है। अब तो जस्ट आपका वही उसी चीजों से रेवेन्यू आता रहेगा, जहाँ कॉस्ट आपकी कम रहेगी और उसका बेनिफिट आपको बॉटम लाइन में दिखेगा। सेम चीज वेक्टर की है। अभी तो सिर्फ नॉर्थ में एक्सपैंड कर रही है, सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न रीजन में, देन ईस्ट में एक्सपैंड करेगी, सेंट्रल इंडिया में एक्सपैंड करेगी। तो एक बार जब ये सारी फैसिलिटीज ऐड हो जाएगी इनकी, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन जो बिल्ड करने में अभी खर्चा लगा है वो नहीं होगा। ब्रांड ऑलरेडी एक एक साइड तो आपने बना दिया है, बाकी साइड आप उसी को रेप्लिकेट कर रहे हो, वो भी बिल्डअप हो जाएगा। सो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे अगर आपका टॉप लाइन 15-16% पे भी ग्रो करता है, तो आप 18-20% के आसपास का जो पैट है वो बहुत इजीली डिलीवर कर सकते हो अगले 5-10 साल तक। तो लॉन्गर टर्म में देखो तो ब्रांड अच्छा है, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जो कंपनी कर भी रही है, ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा कर रही है, नए नए सिटीज में जा रही है, नए नए टेरिटरीज में ऐड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को डबल कर रही है। सो वो सारी चीजें इंटैक्ट है। इट्स जस्ट दैट कि आपको एज अ रैशनल इन्वेस्टर अपना जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो रीसेट करना है। आप अगर पहले 25% एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन 18-20% के आसपास होनी चाहिए। एंड ये भी पॉसिबल है, इसको ट्रैक करना है यहाँ से भी, कि ये भी पॉसिबल है, हो सकता है आगे चल के ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन और कम हो जाए। बिकॉज सपोज कल को जैसे अभी वेक्टर जो है वो सदर्न स्टेट्स में एक्सपैंड कर रही है, सो इट माइट बी पॉसिबल कि वहां पे कोई लोकल प्लेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, एंड कोई नया प्लेयर आ जाए जो कंपनी से मार्केट शेयर ज्यादा तेजी से गेन करने लग जाए। सो वहां पे क्या होगा, वहां पे वेक्टर का जो अभी 15-16% का गाइडेंस है वो और कम हो जाएगा, वो 10-12% पे आ जाएगा, एंड देन हमें उस अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपको हमेशा आज का देख के और फ्यूचर का देख के डिसीजन लेना है। पास्ट में जो हो गया, जो डिलीवर कर दिया कंपनी ने वो कर दिया। फ्यूचर रिटर्न आपको तभी आएगा जब कंपनी करंट परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करेगी फ्यूचर में, वो उसी के बेसिस पे मार्केट उसे रिटर्न देगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर समझना चाहिए, बिकॉज तभी हम अपने रिटर्न्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर पाएंगे एक हेल्दी रेट से आने वाले सालों में। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था वेक्टर के ऊपर। आगे ऑब्वियसली कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे कि क्या मैनेजमेंट का आउटलुक है, जो इन्होंने नई नई फैसिलिटीज ऐड करी है अभी पंजाब में, दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर, उसमें क्या प्रोग्रेस है, और आउटलुक क्या है मार्केट में कंपटीशन वगैरह का। सो ये सारी चीजें हम कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।